नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैथ्स के उस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से एक बात बताना ये चाहूँगा कि मैंने एक इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इस चैप्टर को देखने से, इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इसके पहले मैंने वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का बनाया हुआ उस वीडियो को सबसे पहले आप सभी लोग देखें। जब आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, साधारण ब्याज समझ में आ जाएगा, तो ये उसका आगे का टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि आप सभी लोग ये बात समझते होंगे कि जो हम किसी बैंक से, किसी व्यक्ति से या किसी से हम किसी भी तरह का ब्याज लेते हैं तो वो हमसे कुछ पैसे लेते हैं, तब हमसे वो एक उम्मीद करता है कि उस पैसे के बदौलत हमें कुछ ब्याज इसका मिलेगा। तो उसी ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो अब वो ब्याज लेने का दो तरीका होता है। सामने वाला हमें किस हिसाब से ब्याज दे रहा है, एक तो साधारण ब्याज के हिसाब से दे रहा है या दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहा है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या फंडा है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं विद सम एग्जांपल्स। ओके, तो साधारण ब्याज का कंसेप्ट क्या है वो मैंने पिछले चैप्टर में आप सभी लोगों को, जो मैंने पिछला वीडियो लॉन्च किया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसी का हेल्प लेकर के मैं आगे का एक्सप्लेन कंसेप्ट आपको करता हूं और उसी के साथ में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ओके, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम किसी से कोई पैसे उधार के लिए लेते हैं तो चलो मैंने सबसे पहले अगर किसी से लोन ले लिया तो जिसका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मेरा है मूलधन। अगर मैंने किसी से मूलधन 10,000 रुपए ले लिए, कितने समय कितना रेट क्या दे रहा है हमें, वो ब्याज किस हिसाब से दे रहा है। तो अगर वो मुझे ब्याज मतलब जिसको हम लोग रेट कहते हैं, जिसको दर कहते हैं, वो हमें दे रहा है 10% पर एनम। ओके, प्रतिवर्ष के हिसाब से वो मुझे दे रहा है। कितने समय के लिए दे रहा है, वो हमें दे रहा है, समझ लो मैंने अभी मैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स, जो समय है मेरा, उसको मैं ले लेता हूँ 3 ईयर्स ले लेता हूँ। ओके, तो मैं 3 ईयर्स ले लेता हूँ। अब या 3 ईयर्स ले लेता, या तो मैं इसको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर ले लेता हूँ, क्योंकि तब मुझे आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट को और अच्छे समझाने के लिए मतलब तरीका मिल जाएगा। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मुझे निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमें निकालना है, ये साधारण ब्याज हमें निकालना है। जैसे कि मैंने बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ओके, तो इस हिसाब से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस अमाउंट का क्या निकालने वाला हूं मैं, साधारण ब्याज निकालने वाला हूं। ठीक है ना, तो ये साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10,000 इंटू R है मेरे पास 10, समय है मेरे पास 1 वर्ष, ये हो जाएगा 100। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 रुपीज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आ गया मेरे पास 1,000 रुपए। ओके, मतलब जब मैं, अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था एक कंसेप्ट आता है अमाउंट, मतलब मिश्रधन। अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। ओके, तो ये जो मेरा अमाउंट होता है वो अमाउंट होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है मेरे पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए जो मैंने साधारण ब्याज निकाला। मतलब जब मैं उस व्यक्ति को एक लमसम, एक अमाउंट देने के लिए जाऊंगा 1 साल के बाद में, तो मुझे उसे कितना रुपया देना रहेगा, 11,000 रुपया। जिससे मैंने 10,000 रुपये कर्जा लिया था, जिस व्यक्ति से मैंने 10,000 रुपये लोन लिया था या किसी बैंक से मैंने लोन लिया था, अब जब मैं उसे 1 वर्ष के बाद में पैसे देने के लिए जाऊंगा तो मुझे उसे कितना चुकाना पड़ेगा, 11,000 रुपये। ओके, तो ये तो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ब्याज किस हिसाब से लिया, ये बहुत खास ध्यान देना है कि आपने उस ब्याज की दर साधारण ब्याज के हिसाब से लिया है कि उस ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिया। वो कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हमें
अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि अगर मैं इसी ब्याज को 2 साल के लिए लेता हूं, जस्ट यही कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है कि जैसे ये मेरा पहला सवाल है। अब अगर मैंने जो ब्याज लेना था 10,000 रुपए 1 साल के लिए लिया, मैंने साधारण ब्याज के हिसाब से लिया। साधारण ब्याज के हिसाब से 1 साल का ब्याज मुझे 1,000 रुपया भरना पड़ रहा है। अगर मैं इसी ब्याज को 2 साल के लिए लेता तो 1,000 में 1,000 और जोड़ दूंगा तो मुझे कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए हो जाएगा। ये साधारण ब्याज की बात बता रहा हूं। अगर मुझे इसी ब्याज को 3 साल के लिए लेना पड़ा तो मैं क्या करूंगा, बस इसी में 1,000 रुपया और ऐड कर दूंगा। तो इस हिसाब से अगर मैं इसी ब्याज को 3 साल के लिए लेता तो मैं कितने हजार भरता था इंटरेस्ट, 3,000 भरता था, राइट, सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि जैसे मैंने 1 वर्ष में पहले साल मैंने कितना हजार रुपया भरा, 11,000 रुपया भरे। पहले साल मैंने 11,000 रुपया भरा। अब जब मैं दूसरे साल भरने के लिए जाऊंगा पैसा, तब अब मुझे इस 10,000 रुपए के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, अब मुझे ब्याज इस 11,000 रुपए के लिए लगेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपए के हिसाब से हर साल सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भरा तो 1,000 मेरा मतलब 3,000 मुझे 3 साल के लिए भरना पड़ा। लेकिन जब उसी सवाल को मैं चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मैं भरूंगा तो अब 1 साल तो मैंने 11,000 भरा, लेकिन अगर मैंने वही 2 साल के लिए लिया होता और मैं अगर 2 साल के लिए लिया होता तब मैं इस 11,000 रुपए का फिर से 10% जो होता है वो अगले वाली किस्त में क्या हो जाएगा, 10% क्या हो जाएगा, अगली किस्त में क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। मतलब अब मैंने जो 10,000 रुपए को जोड़ के 11,000 मुझे हुआ, उस 11,000 में फिर से अब अगले साल जब मैं ब्याज भरूंगा तो उस 11,000 का 10% उसमें और जुड़ जाएगा। तो अगर मैं 11 ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा कैमरे का टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। इसके लिए मैं जो आगे का कंसेप्ट आप लोगों के लिए मैंने बताना था मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा मेरा जो इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया था, 11,000। ओके, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 11,000 फर्स्ट ईयर का आया था। ओके, तो अब अगर मेरा फर्स्ट ईयर का कितना आया, 11,000 आया, और फिर मुझे सेकेंड ईयर उसी को क्या करना है, फिर से जमा करना है। तो सेकेंड ईयर के लिए देखिए अभी क्या हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए अगर हम लोग जमा करने जाते हैं तो जैसे कि मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या करना है, इस 11,000 का इंटरेस्ट भरना है, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूँ। तो अब इस 11,000 का जो मेरा प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर अपॉन 1,000। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा हो जाएगा 11,000 रुपीज इंटू नंबर ऑफ ईयर 1 इंटू रेट कितना है 10 अपॉन 1,000 रुपीज 100 इंटू 0 तो कितना आ गया 1100। ओके, तो जैसे कि अभी आपको मैंने अगर यही हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते थे तो पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000, तो हमें टोटल कितना भरना पड़ता, 3,000 रुपए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल रहे हैं। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकाल रहे हैं, तो पहले साल मैंने 11,000 भरा, अब जब दूसरे साल में भरूंगा तो उस 11,000 का 10% उसमें और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,100 रुपए। मतलब जब अगली बार अब मैं भरने जाऊंगा तो मैं इस 11,000 रुपए में क्या करूंगा, 1100 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 001, ये हो जाएगा 001, फिर हो जाएगा 1121 रुपीज। मतलब अब अगली बार मुझे कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,100 रुपये, ये दूसरे साल का हो जाएगा। तीसरे साल का जब मैं फिर से निकालूंगा तो फिर से इसका 10% मैं अगले अमाउंट में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो ये मैं आगे फर्दर क्या करूंगा, प्रोसीड करते जाऊंगा। तो इस तरह से ये होता है मेरा, क्या होता है, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हूं कि एक्चुअली जो अमाउंट होता है कि आप एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मेरे पास P प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज, अमाउंट मूलधन मेरे पास 10,000 रुपीज है, मैंने R कितना लिया 10% पर एनम, प्रतिशत प्रतिवर्ष। उसके बाद फिर मैंने नंबर ऑफ ईयर्स कितना ले लिया, मैंने 3 वर्ष ले लिया। अब मैं 3 साल के बाद मुझे क्या करना है, उसका ब्याज देना। ओके, फिर मैंने अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, A। पहले तो मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मिश्र धन, मतलब होता है प्रिंसिपल
प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे आया। अच्छा, अमाउंट जब मुझे मिल जाएगा, उस अमाउंट के बाद मुझे क्या निकालना है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब मुझे इस अमाउंट का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो आपके पास अमाउंट आएगा, इस अमाउंट में से जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको जब मैं माइनस कर दूंगा तो जो मेरे पास पैसा बचेगा उसको मैं क्या कहता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और यही चीज मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, यही हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना, यही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे हल करना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। ओके, मैं बहुत शॉर्टकट में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। चलो, तो अभी हमें तो अभी ये ए जो है, ए को निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग P1 प्लस R अपॉन 100 और नंबर ऑफ एन। तो ये एन क्या है, कितने बरस के लिए मैं पैसे ले रहा हूँ, आर मेरा रेट है, और ये पी क्या है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसे मैंने एक्चुअली बैंक से क्या किया हुआ है, लिया हुआ है। तो इस हिसाब से अब मैंने पहले क्या निकालना, ए निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन n। अब मेरे पास P कितना है, 10,000 रुपीज, 1 प्लस R रेट कितना मैंने निकाला है, 10% पर ईयर, और ये कितना है 100। एन कितना है मेरे पास, 3 इयर्स के लिए मैंने क्या लिया है, पैसे लिए हैं। 3 इयर्स के लिए मैंने ये अमाउंट क्या किया है, लिया हुआ। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 103। ओके, अब अगला कंसेप्ट, अगला क्या हो जाएगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 3। अब ये देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या हो जाएगा ये 10000 इंटू, अब ये इसका पावर 3 है, तो पावर 3 है मतलब क्या हो जाएगा, ये 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10, 10 कट गया, कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121 इंटू 11। ओके, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1210 इंटू 11। अब मैं 1210 इंटू 11 का क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा ये 0121, इसका हो जाएगा 0121, ऐड कर देता हूँ 01331, कितना आ जाएगा 13310। ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा अमाउंट। ये मेरा अमाउंट कितना आ गया, अभी मेरा अमाउंट कितना आ गया, ये मेरा अमाउंट आ गया 13,310 रुपीज। ओके, ये मेरा अमाउंट आ गया। अब जैसा कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर यही कैलकुलेशन किया होता, 3 इयर्स का जो है मुझे क्या ब्याज देना है, तो जैसे कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो 3 इयर्स का ब्याज, 1 इयर्स का मुझे 1000 आया था, तो 3 इयर्स का क्या हो जाएगा इंटू 3, कितना हो जाएगा 3000 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं लेता था तो मुझे अमाउंट कितना देना था 3000 रुपीज, मीन्स 10,000 में 3000 ऐड करके मुझे कितना अमाउंट देना पड़ता 13,000 रुपए। लेकिन अब जब मैंने उसको कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकाला, तो अब मुझे क्या है, हर साल का जो एक अमाउंट बन रहा है उस अमाउंट का भी मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगला जो फिर दोनों साल को ऐड करके जो अमाउंट बन रहा है मुझे उस अमाउंट का उतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो वो जो चक्रवृद्धि ब्याज है, अब ये मैंने ए निकाल दिया। अब आपको देखिए कितना फर्क पड़ेगा कि कंपाउंड
कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, जो मेरा अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना मेरे पास 13310 माइनस 10,000 रुपीज, कितना आ रहा है 3310 रुपीज। ओके, तो जब मैं उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भरूंगा, जब उसी अमाउंट को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भरूंगा, तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है 3310 रुपीज। इतना फर्क आ रहा है, मीन्स 310 रुपीज का क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। और यहाँ पे जब मैं इसको इस हिसाब से भर रहा हूँ तो मुझे कितना आ रहा है 3000, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भरा तो मुझे कितना आ रहा है 3000 रुपीज आ रहा है। और जब मैं उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भरा हूँ तो मुझे कितना आ रहा है 3310 रुपीज। तो ये दोनों में फर्क है। ओके, इस फर्क को अंडरस्टूड करने के लिए मैं एक एग्जांपल और आपको समझाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। ओके, जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 रुपीज है, जो मेरा मूलधन है 4000 रुपए है। मैंने रेट कितना लिया है 12.5, 12.5% की दर से मैंने लिया है आपका परसेंट पर एनम। नंबर ऑफ इयर्स मैंने 3 लिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये अमाउंट निकालना पड़ेगा। ओके, मालूम तो पड़े किस क्या अमाउंट एक्चुअली हमें आने वाला है। ओके, तो अमाउंट निकालने के लिए जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया है कि A इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N। ओके, प्रिंसिपल हमारे सामने हमें दिया हुआ है 4001 प्लस R, रेट हमें दिया है 12.5 अपॉन 100 इंटू N। एन हमें कितना दिया हुआ है 3 इयर्स दिया। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास 12 अपॉन हाफ है, 12 अपॉन हाफ, हाफ मीन्स होता है 12.5, तो इस तरह से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखो आगे भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4000, इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस 12.5 अपॉन 100 रेज़ टू 3। ओके, ये कैलकुलेशन हम लोग समझते हैं जरा कैसे कैलकुलेट होगा, तो फिर अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा therefore A is equal to 4000 into 4000 ब्रैकेट में हो जाएगा ये 112.5 अपॉन 100 रेज़ टू 3। ओके, जब 100 में 12.5 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 112.5। ओके, अब एक चीज हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 4000 ये डेसिमल हटाने के लिए अगर मैं 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आपको माइनस प्लस का या मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप इस तरह के सवाल को हल करने में गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखना है पहली चीज तो, क्योंकि मैथ्स में सब्र रखना बहुत जरूरी होता है। लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं तो वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम में हमें घबराहट नहीं दिखानी है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें सब्र रख के हमारे इस प्रॉब्लम क्या करना है, सॉल्व करना। ओके, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो इसका 10 में मल्टीप्लाई 1125 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, अब अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये दोनों नंबर हम देख रहे हैं, ए बी नंबर 5 से कटेगा, ए बी नंबर 5 से कटेगा, क्योंकि 5 की डिविजिबल प्रॉपर्टी में दोनों ही कट जाएंगे। ओके, तो अगर मैं 5 से इसको कट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, मैं बाहर लिखता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए। 5 से कट करूंगा तो ये 5 2 10, तो 10 इसमें से निकल गया तो बचेगा 1 2 12, 12 बचेगा, मतलब 5 2 10। अब यहाँ पे निकल गया, बचेगा 2 5 25, 5 5 5 5 25। अभी अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सीधा 5 से इसको भाग दे दीजिए, इतना आएगा। ओके, इसको मैं 5 से कट कर देता हूँ, 5 दूना 10, बचेगा 2 0, कितना बचेगा 2 0। अभी भी ये 5 से कट रहा है, इसको 5 से कट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25। इसको 5 से कट कर देता हूं तो 5 चौके 20 और ये कितना आ जाएगा
0, 40 आ जाएगा। अभी भी ये कटेगा, 5 से कटेगा तो जाएगा 5 9 45 और 5 8 40, 5 9 जा 45 एंड 5 8 जा 40। ओके, इस तरह से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 4000 अपॉन 9/8 रेज टू 3। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 4000 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इसका मतलब हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके, इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, अब आगे देखो जरा, 2 से कट करता हूं तो हो जाएगा 2 4 जा 8 और इसको करता हूं तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ओके, 2 से कट करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, इसको कट करता हूं तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ओके, अभी 2 से कट करता हूं 2 1 जा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 आ जाएगा। ओके, अभी भी इसको कट करता हूं 2 से, 2 4 जा 8, ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। अभी भी 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा, और इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा कितना है 125। मतलब हमें कितना मिल रहा है 125 इंटू, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो 9 9 जा 81 इंटू 9 अपॉन 8 और 2, 8 इंटू 2। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमें मिलने वाली है। अब इसमें ऊपर की संख्या में भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, नीचे की संख्या भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 125 इंटू 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 अपॉन 8 2 जा 16। ओके, अच्छा मैं इस तरफ अगर आपने लिख लिया होगा तो इस तरफ का मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, जिससे हमें आगे का प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए, तो अभी जो हमें मिला है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमें हमारा जो अमाउंट मिला है a इज इक्वल टू 125 इंटू 729 अपॉन 16। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 729 इंटू 125। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, गुणा करने के लिए, इस तरह का सवाल हल करने के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के। और मल्टीप्लाई करते समय डरना बिल्कुल भी नहीं है, वह मैंने जैसा कि कहा थोड़ा सा पेशेंस रखना, आराम से आंसर आएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मल्टीप्लाई करता हूं मैं 5 का, तो 5 9 जा 9 5 45, यहाँ पे आ जाएगा 5 का 4 में 5 2 जा 10 4 14 की 4 कैरी 1 5 7 जा 35 1 कितना हो जाएगा 36। अभी 2 का करता हूं 2 9 जा 9 9 2 9 जा 18 18 की 8 कैरी 1 मल्टीप्लाई में एक डिजिट छोड़ देना है, 2 2 जा 4 4 और 1 5 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 9 2 7। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ देना। कितना आ जाएगा ये 5 8 4 12 की 2 9 और एक हासिल 10 10 5 15 15 6 21 के 1 हाथ लगा 2 4 2 6 6 3 9 9 2 11 के 1 हाथ लगा 1 7 1 8 और 8 1 क्या हो जाएगा 9। कितना आ गया हमारे पास 91125 डिवाइड बाई 16। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसी नंबर को फिर से किससे डिवाइड करना है 16 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ओके, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, रेडी रहना है। ओके, जैसा कि मैंने बोला है कि अब आपको यहाँ पे टेबल की बहुत जरूरत है। टेबल अगर आपको याद रहेगा तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो पहले 16 का टेबल पढ़ते हैं। 16 के 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौके 64 16 पंचे 80 16 छक्का 96, 6 बार जाएंगे, ज्यादा आ जाएगा, इसलिए कितनी बार जाएंगे 5 बार जाएंगे। 16 5 जा 80, यहाँ पे आ जाएगा 80, यहाँ पे आ गया माइनस करेंगे 1, यहाँ पे आ गया 1। अब इसको क्या करेंगे 1 को क्या कर लेंगे, नीचे ले लेंगे। तो अभी हम लोग अगर देखें तो 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा 96 हो जाएगा एंड 16 7 जा 11 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, तो 16 6 जा कितना हो जाएगा 96, क्योंकि 16 7 जा 16 7 कितना होता है 112, तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, यहाँ से कैरी करेंगे 11 में से 6 गया कितना आ जाएगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचेगा 0, यहाँ से कैरी करेंगे 10 में से 9 गया 1,
अभी यहाँ पे हमने 1 को नीचे लिया, अब यहाँ पे क्या बचेगा 2। ओके, अभी हो जाएगा 16, हाँ 152 हो गया। अभी 16 का 16 का टेबल पढ़ेंगे 152 तक जाएंगे, तो 16 6 हो जाएगा 96, 16 7 हो जाएगा 120 1112 एंड 16 8 हो जाएगा आपको 128, 16 9 एंड 16 10 160। तो इसके लिए हमें ओके, तो 69 कितना हो जाएगा 144, 69 144। अब इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी 12 के टेबल में 8 नहीं आएगा। अभी हमारा बचा है 5, क्या बचा अभी 5 बचा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 नीचे लिया था। अभी क्या बचा है, यहाँ पे 5 बचा है। अभी 16 5 कितना हो जाएगा 80, कितना आ गया यहाँ पे 5, यहाँ पे आ गया 0। अभी हम डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 के 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर से 0, 16 1 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद हम कितना डिजिट तक जाते हैं, 2 डिजिट तक जाएंगे। तो हमें इसको डिवाइड करने पर अमाउंट कितना आ गया 5695.31। ये मुझे क्या मिल गया, मेरा अमाउंट मिल गया। ओके, ये मुझे क्या मिल गया, मेरा अमाउंट मिल गया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है, जैसे कि मैंने लिखा है a माइनस पी। अब हमारा अमाउंट कितना था, हमने अमाउंट कितना निकाला है 5695.31 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था 4000 रुपीज, पी हमारा कितना था 4000 रुपीज। अब इसको माइनस कर देते हैं 0.31, अभी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया कितना आ जाएगा 1000। ये मेरा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से अगर हम आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है जो सीधा सीधा मैं अगर 10,000 रुपीज का 10% के हिसाब से एक साल का 1000 होगा, दूसरे साल 2000 जुड़ जाएगा, तीसरे साल 3000, इतना देना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि आपका जो एक्चुअली अमाउंट है, उस अमाउंट को अगले साल अगर आप उसी तरह से अगर आप पैसे देने में लेट करें या कुछ भी करें, तो वो अमाउंट में आपका इंटरेस्ट जुड़ गया। तो 1000 जुड़ गया, 11,000 हो गया। अब उस 11,000 का आपको अगले साल जो भी इंटरेस्ट देना है वो उसमें ऐड होकर के फिर आगे 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 इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फर्दर प्रोसीड हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब कभी लोन ले रहे हैं, किसी से हम कर्जा ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, किसी अपने रिलेटिव से, किसी जान पहचान वाले से ले रहे हैं, तो हमें दोनों चीजों को बहुत ध्यान से समझना है कि जो लोन हमें लेना है, जो हमें अमाउंट लेना है, हम उसे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ले रहे हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट से लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा बढ़ने को आता है, और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हो तो अमाउंट हमारा थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो और अभी तक जिन लोगों ने, मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी ऐसे मैथ्स के और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।